हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद में, जिसका एकमात्र उद्देश्य आपकी सक्सेस में आपका भागीदार बनना है। तो दोस्तों, हम आपके अपने चैनल उम्मीद के माध्यम से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको राज्य दर्शन नाम से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको भारत के सभी राज्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे पहले हम 28 राज्यों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद हम आपको 8 जो यूटी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुजरात राज्य से। हमें किसी भी राज्य के बारे में पहले ये पता होना चाहिए कि वो भारत के नक्शे में किस स्थान पर अवस्थित है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, मान लीजिए ये भारत का मैप है। ये उत्तर दिशा हुई, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो देखिए, जो पश्चिम में, जो सबसे पश्चिम में राज्य स्थित है, वही गुजरात है। तो देखिए, गुजरात राज्य की स्थिति भारत के नक्शे में बिल्कुल पश्चिम में है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, वो जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुजरात का गठन कब होता है। गुजरात राज्य का गठन होता है 1 मई 1960 को। देखिए, गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को होता है। ये बंबई राज्य से अलग होता है। देखिए, बंबई राज्य एक बड़ा राज्य था बंबई, उसमें उससे अलग होकर एक महाराष्ट्र राज्य बनता है और एक गुजरात बनता है। तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को होता है। तो उसके बाद हम जानकारी करेंगे कि इसकी राजधानी कौन सी है, कैपिटल। वर्तमान में गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर इसका नाम आया है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि वहां पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो वहां पर इस समय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। जिनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि गुजरात में वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वर्तमान में गुजरात में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि वहां पर जो आधिकारिक भाषा कौन सी, गुजरात की आधिकारिक जो भाषा है वर्तमान में, वो कौन सी है। एक तो गुजरात राज्य है, वहां पर गुजराती, और दूसरी जो प्रमुख जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। हिंदी जो भारत की भी जो आधिकारिक भाषा है। तो देखिए, गुजरात की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। जो सरकारी कामकाज है वो इन 2 भाषाओं में होता है, गुजराती और हिंदी भाषा में होता है। उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्तमान में गुजरात का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। गुजरात का राष्ट्रीय पशु एशियाई शेर है। तो दोस्तों, गुजरात का जो राष्ट्रीय पशु है एशियाई शेर है। आपको यह बताना चाहूंगा कि एशियाई शेर पूरे एशिया में एकमात्र स्थान गुजरात के गिर नेशनल पार्क है, वहां पर पाए जाते हैं। उसके अलावा सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में एशियाई शेर पाए जाते हैं। उसके बाद हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पक्षी गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी राजहंस है। गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी राजहंस है। उसके बाद वृक्ष, जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह अमर वृक्ष है, आम का पेड़। तो दोस्तों, आम का पेड़ गुजरात का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो उसके बाद हम करेंगे जानकारी प्राप्त जो राष्ट्रीय पुष्प है। दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प जो गेंदे का फूल है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना गुजरात का गठन होता है 1 मई 1960 को गठन होता है बंबई राज्य से अलग होकर। उसके बाद उसकी जो राजधानी गांधीनगर, महात्मा गांधी जी के नाम पर गांधीनगर पड़ता है। उसके बाद वहाँ के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपाणी जी हैं। जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। उसके बाद जो वहाँ की आधिकारिक जो भाषा है वर्तमान में, जो सरकारी दस्तावेजों में कामकाज में ली जाती है, वह गुजराती और हिंदी है। उसके बाद जो गुजरात का राष्ट्रीय पशु है वह एशियाई शेर है, जो एकमात्र स्थान है पूरे एशिया में गुजरात का गिर नेशनल पार्क।
और पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो राजहंस है। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष है जो आम्र वृक्ष है, आम का पेड़ है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो वो गेंदे का फूल है। दोस्तों अब तक हमने ये जानकारियां प्राप्त की। अब उसके बाद हम इसके अलावा अन्य जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि गुजरात के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि गुजरात में वर्तमान में विधानसभा की बात करते हैं। गुजरात की विधानसभा पर आते हैं। गुजरात की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? गुजरात की विधानसभा देखिए, गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं। 182 सीटें हैं। उसके बाद हम लोकसभा की बात करेंगे कि गुजरात से कितने सदस्य लोकसभा में चुनकर जाते हैं। तो बात करेंगे हम लोकसभा में बात की जाए तो गुजरात से लोकसभा में 26 सदस्य चुनकर जाते हैं। और राज्यसभा की बात करें अपने, राज्यसभा में 11 सदस्य गुजरात से चुनकर जाते हैं। हम यहाँ पर एक और जानकारी प्राप्त करेंगे कि लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। आप इसे याद रखें। लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है। उसके बाद हम बात करें गुजरात के सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है जो अहमदाबाद है। जी दोस्तों, गुजरात का सबसे बड़ा जो शहर है वो अहमदाबाद है। और किस नदी के किनारे है, यह भी प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगर बात की जाए अहमदाबाद की तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण है। तो दोस्तों अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद कहा जाए कि इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर क्या है। तो मैनचेस्टर ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक शहर है। यहाँ पर कपड़े का उत्पादन अधिक स्तर पर होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह भारत में भी कपड़े का उत्पादन सर्वाधिक अहमदाबाद में होता है, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो यूनेस्को में 2017 में 2017 में अहमदाबाद को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला शहर जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला है वो कौन सा है? अहमदाबाद 2017 में इसे शामिल किया गया था। और उसके अलावा भारत के 3 अन्य शहर जो तो देखिए दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और 2017 में वर्ष 2017 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये पहला शहर था भारत का जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं कि जो जिलों की संख्या कितनी गुजरात में दोस्तों। गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात में बंदरगाह। देखिए दोस्तों, गुजरात जो है समुद्र के तट पर स्थित है और गुजरात में बंदरगाहों की संख्या 40 है। गुजरात में बंदरगाहों की संख्या 40 है। और सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। दोस्तों गुजरात में बंदरगाह की संख्या 40 है और सबसे प्रमुख बंदरगाह वर्तमान में कांडला बंदरगाह है। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वहां पर गुजरात में जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात करते हैं।
तो गुजरात में जो प्रमुख मंदिर हैं उसकी बात करें तो सबसे जो प्रमुख गुजरात का मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो वह क्यों प्रमुख है या क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि लगभग वर्ष 1000 ईस्वी से लेकर 1025 से 26 ईस्वी तक जो अफगानिस्तान का सुल्तान था महमूद गजनवी, उसने क्या किया, इस पर आक्रमण किया था। इसी कारण गुजरात का सोमनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद जो प्रमुख उत्सव है गुजरात के, उनकी बात करें अपने तो सबसे पहले रण उत्सव गुजरात में होता है, जो गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर लगता है दोस्तों, रण उत्सव। उसके बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख उत्सव है वो है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो अहमदाबाद में लगता है, अहमदाबाद गुजरात में लगता है, जो अहमदाबाद में लगता है। दोस्तों, दो प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं गुजरात में। पहला रण उत्सव जो कच्छ गुजरात में लगता है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में लगता है। ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस जगह स्थान पर लगता है, किस राज्य में लगता है? गुजरात में अहमदाबाद नगर में लगता है। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि जो पतंग महोत्सव है कब लगता है? ये जनवरी माह में लगता है। जनवरी माह में अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव लगता है। उसके बाद गुजरात के जो प्रमुख नृत्य हैं उनकी बात की जाए, गुजरात के प्रमुख नृत्यों की बात की जाए, एक है गरबा और दूसरा है डांडिया। गुजरात के प्रमुख नृत्यों की बात की जाए तो पहला नृत्य होगा गरबा और डांडिया, और उसके बाद हम यह ध्यान रखेंगे कि गुजरात की सीमा समुद्र के साथ लगती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गुजरात की सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो हम यह जानेंगे कि गुजरात की कितने किलोमीटर सीमा समुद्र के साथ लगती है। देखिए, भारत के कुल 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, उसमें से गुजरात की सर्वाधिक सीमा लगती है समुद्र के साथ। गुजरात की सर्वाधिक सीमा समुद्र के साथ लगती है। लगभग 1600 किलोमीटर सीमा गुजरात की समुद्र के साथ लगती है। और राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुजरात की, सबसे जो प्रमुख पर्वत चोटी है वह गिरनार चोटी है। गिरनार चोटी है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो गिरनार चोटी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात की जाए, गिरनार चोटी पश्चिमी घाट में स्थित है। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित है। जब हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे तो पश्चिमी घाट क्या होता है और पूर्वी घाट, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल गिरनार चोटी पश्चिमी घाट में स्थित है और गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए, ये भारत की गुजरात में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, 182 मीटर ऊंची है। ये 182 मीटर ऊंची है, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई है। 182 मीटर ऊंची है और ये साधु बेट द्वीप पर स्थित है। साधु बेट द्वीप तो साधु बेट द्वीप पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ये साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी में स्थित है। साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी में स्थित है। जिस स्थान पर यह स्थित है वह केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम है राम सुतार।
दोस्तों राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और साधु बेट द्वीप जो नर्मदा नदी पर स्थित है वहाँ है और केवड़िया नामक स्थान पर है। जो सबसे प्रमुख प्रश्न की बात की जाए तो राम सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं वो राम सुतार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे उन्हें समर्पित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और अगर बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी तो ये महिलाओं द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि वो महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। उसके अलावा एक और उपाधि है सरदार वल्लभ पटेल के लिए लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक कहा जाता है। भारत का बिस्मारक कहा जाता है। भारत का बिस्मारक कहने का कारण यह है कि जर्मनी एक देश है जर्मनी जिसका एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान बिस्मारक का था। उसी तरह भारत के एकीकरण में सबसे प्रमुख योगदान वल्लभ भाई पटेल का है। इसी कारण भारत का बिस्मारक वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात अगर करें इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को होता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है जिसे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात की स्टैचू ऑफ यूनिटी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना कि उन्हें भारत का बिस्मारक कहा जाता है। उसके अलावा लौह पुरुष और महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी वो भी हमने जानकारी एकत्र की। अब हम जानेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं यहाँ पे वो प्रमुख स्थल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानकारी एकत्र करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लोथल की बात करते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है लोथल गुजरात में। और यहाँ पर लोथल गुजरात में उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था और वहां पर बंदरगाह स्थित था। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह स्थित था तो लोथल गुजरात में उस समय बंदरगाह स्थित था। और इसके अलावा वर्तमान में यहाँ पर एक समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। लोथल गुजरात में समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। देखिए लोथल गुजरात में जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था। उसके अलावा वर्तमान में भारत का पहला जो समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है वो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल की बात की जाए धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है और इसकी यह विशेषता है कि ये तीन दुर्गों वाला नगर था। तीन दुर्गों वाला नगर था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी सभी नगर 2 दुर्गों वाले थे लेकिन धोलावीरा जो है वो 3 दुर्गों वाला था। और उसके अलावा एक तीसरा जो स्थल है वो गोलाधोरा है। गोलाधोरा वर्तमान अभी सबसे नवीनतम खोज है सिंधु घाटी सभ्यता में अभी खोजा गया है गोलाधोरा। ये बात की हमने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल लोथल गुजरात वहां पर जो बंदरगाह स्थित था और समुद्री संग्रहालय भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। उसके अलावा धोलावीरा 3 दुर्गों वाला नगर था। उसके बाद तीसरा जो स्थल है गोलाधोरा वो भी गुजरात में स्थित है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल पार्क है गुजरात में वो कौन कौन से हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे गुजरात में जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उनकी चर्चा करेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं जो गुजरात का राजकीय पशु भी है।
देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशिया शेर एकमात्र स्थल संपूर्ण एशिया में जो पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। उसके अलावा एक और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है ब्लैकबक। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में स्थित है। तो हमने बात की राष्ट्रीय उद्यान की, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में है। उसके अलावा ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अब हम बात करते हैं पोरबंदर की। गुजरात में एक स्थल है जिसका नाम है पोरबंदर। ये महात्मा गांधी की जन्म स्थली है। महात्मा गांधी जी की जन्मस्थली के कारण प्रसिद्ध है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसके बाद एक बात करें गौर माता, एक स्थान है गुजरात का गौर माता जो भारत का पश्चिमतम बिंदु है। गुजरात भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता गुजरात है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता गुजरात है। उसके बाद बात की जाए पालमपुर, एक स्थान है पालमपुर। पालमपुर गुजरात में है जो अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणतम बिंदु है। देखिए दोस्तों पालमपुर गुजरात में अरावली का दक्षिणतम बिंदु है और अरावली की बात की जाए विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। उसका दक्षिणतम बिंदु पालमपुर गुजरात में है। उसके बाद बात करते हैं आनंद। गुजरात में एक स्थल है आनंद। तो आनंद की विशेष, आनंद में अमूल दूध का मुख्यालय स्थित है। अमूल का मुख्यालय स्थित है। अमूल का मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि अमूल के बारे में चर्चा करते हैं। अमूल के जो संस्थापक थे उनका नाम है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन अमूल के संस्थापक थे जो श्वेत क्रांति, जिनके द्वारा श्वेत क्रांति स्टार्ट की गई। भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, अगर बात की जाए वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कब शुरू की गई? वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू की गई। अब बात करते हैं 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के मौके पर भारत में दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है और इसी दिन भारत का संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गुजरात में जो है प्रमुख जो परमाणु संयंत्र वहां पर किस स्थान पर परमाणु संयंत्र लगा हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गुजरात में एक स्थल है काकरापार। जहां पर गुजरात में परमाणु संयंत्र काकरापार नामक स्थान पर परमाणु संयंत्र है। ये काकरापार सूरत में है, सूरत गुजरात में है। काकरापार सूरत गुजरात में, और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है यह भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। सूरत शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी फसलों में गुजरात का प्रथम स्थान है उत्पादन में, तो कपास। पहली बात करें कपास उत्पादन में गुजरात का पूरे देश में प्रथम स्थान है। उसके अलावा मूंगफली उत्पादन में, कपास और मूंगफली उत्पादन में गुजरात का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। उसके बाद बात करें कि जो वर्ष 2020 की बात करें, वर्ष 2020 में गुजरात भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। सबसे बड़ा
2020 में वर्ष 2020 में गुजरात भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। और उसके बाद बात की जाए अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय अड्डा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात। दोस्तों, हमने आपको गुजरात राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आपके शेयर से हमारा उत्साह और बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर जो अपने सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम आपके लिए अगली बार उससे बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करवा पाएँ। धन्यवाद।